गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम अपनी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब नाम से ही पता लग रहा है कि इस चैप्टर में हमें डिस्कस क्या करना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, है ना। ऊपर से बता दिया है कि अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर में, बट बहुत डेप्थ में पढ़ा जाने वाला चैप्टर है, बहुत डेप्थ का चैप्टर है ना। बहुत जबरदस्त नॉलेज कंटेन करके रखता है ये चैप्टर अपने अंदर। अच्छा, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले एक एटम की स्ट्रक्चर के बारे में कि एक एटम किस किस पार्टिकल से मिलकर बना है। आज की डेट में आप लोग जानते हैं कि एक एटम जो होता है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनसे मिलकर एक एटम बनता है। मैं सही हूं? ठीक है। अच्छा, आज की डेट में आप ये भी जानते हैं कि उस एटम से रिलेट करती हुई बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, जिनमें से कुछ आप पढ़ चुके हैं, है ना। मैं जैसे बात करूं, एग्जांपल दूं आपको, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, है ना। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले साइंटिफिकली जो बात की थी एटम के बारे में वो किसने की थी? सर जॉन डाल्टन ने। ठीक है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, प्लम पुडिंग मॉडल, आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, है ना। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों को याद हो तो, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, 9th की किताब में छपा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा है। बोर ब्यूरी स्कीम पढ़ी थी। तो ये सारी चीजें हमें वापस देखनी है। इसके अलावा हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है अबाउट दी क्वांटम थ्योरीज ऑफ एन एटम, है ना। वहां से बहुत सवाल आते हैं, एक तो बोहर मॉडल से, है ना, क्वांटम थ्योरी से, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करनी है। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ जाओगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई हो गया, है ना, आपका नीट हो गया, तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस, 2, 3 या 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। कई बार इसके 4 क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है। तो एक चैप्टर के अंदर से 4 क्वेश्चंस आना बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक भी चीज यहां से मिस नहीं करनी है। ठीक है। जो भी डाउट होगा आप पूछेंगे मुझसे, कुछ छोड़ना नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। पूछ लेता है कई बार कि स्टेटमेंट लिख के दे देता है और पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। अब वहां पर केवल बहुत मार्जिन सा फर्क होगा। अगर आप लोगों ने अपने कंसेप्ट अच्छे नहीं बनाए तो आप उस फर्क को कैच नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। तो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखते जाना है ना, नोट्स बनाते जाना है साथ साथ। ठीक है। तो कॉपी और पेन अपने निकाल लीजिए और लिखना शुरू करें मेरे साथ, है ना। समझेंगे फिर लिखेंगे वीडियो को पोस्ट करके। चलिए तो शुरू करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक एटम की स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, तो हमें उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स की भी बात करनी होती है ना। टिल नाउ हम जानते हैं कि एक एटम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। नाम भी जानते हो आप उनका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने क्या कहा कि एक एटम कुछ और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सर एक होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, सर एक होता है प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। यहां लिख देते हैं, बोलो कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। इतना सब जानते हैं कि सर एक एटम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में और भी बातें जानते हैं आप लोग, जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है। इतनी बातें हम लोग जानते हैं, है ना। इसके अलावा हम मास की बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है ना। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर है बात मेरी? और इसके कंपैरिजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1837 टाइम्स हैवियर होते हैं, है ना। ये बातें हम वापस कर लेंगे। क्लियर है बात मेरी? आज की डेट में हम ये जानते हैं, आज जानते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अब जाना है
18वीं सेंचुरी। ठीक है, अब भूल जाइए कि आप लोग ये सब जानते हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, आप लोग जानते हैं आज की डेट में, पर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आप ये बात जानते हैं कि एटम के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अभी आप ये चीज नहीं जानते। ठीक है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि भैया हम नहीं जानते। क्लियर होती है बात नहीं? अच्छा, तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से कि एक्चुअली में एटम की हिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री में अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे ये डिस्कवर हुआ, कैसे हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अब डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो एक छोटी सी बात बता दूं कि देखो, एटम से मिलकर सब कुछ बना है, सब जानते हैं, हर मैटर एटम से बना है। क्लियर हो गई बात नहीं? ठीक है, बट अगर मैं 18वीं सेंचुरी से पहले की बात करूं तो इस एटम के बारे में कोई साइंटिफिक बात नहीं करता था, है ना। किसी ने कोई साइंटिफिक बात नहीं की थी। हमारे एक फिलोसोफर थे, महर्षि कनाद नाम से। ठीक है, ऋषि मुनि होते हैं ना अपने, है ना। तो एक महर्षि थे, महर्षि कनाद, उन्होंने एक बात कही थी कि एक मैटर को, किसी भी मैटर को अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलते जाओ, है ना, ये हिस्ट्री की बात है ना, बहुत पुरानी बात है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर आप तोड़ते जाओ तो कभी ना कभी एक ऐसा पार्टिकल आएगा, है ना, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और महर्षि कनाद ने उस पार्टिकल को, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नाम दिया परमाणु, जिसे हम एटम पढ़ते हैं, है ना, इंग्लिश में। उन्होंने क्या कहा था उसे? परमाणु। क्लियर है बात मेरी? ये कहा था महर्षि कनाद ने, है ना। अल्दो ये हमारी साइंस की किताबों में छपा होता है, एनसीईआरटी में भी छपा है, केमिस्ट्री में भी, पर इसमें कोई साइंस या केमिस्ट्री नजर नहीं आती। क्या रीजन है उसका? कि ये साइंस से ज्यादा फिलॉसफी है, एक ट्रू फिलॉसफी है ना। कि बिल्कुल सही बात है सर, एक मैटर है मेरे पास बड़ा सा, उसको जब मैं तोड़ूंगा तो एक ऐसा पार्टिकल डेफिनेटली आएगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसको महर्षि कनाद ने क्या कह दिया? परमाणु कह दिया। क्लियर होती है बात नहीं? ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिफिक बात करना शुरू किया था अबाउट द एटम, वो किया था किसने? सर जॉन डाल्टन ने। किसने किया? सर जॉन डाल्टन ने। और इन्होंने एटम के बारे में जो भी बात कही, इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जो भी बात इन्होंने एटम के बारे में कही, वो सारी चीजें आपको मैं फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि सर जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो हर स्टेप पर फेल कर रही थी, है ना। इसकी थ्योरी लगभग सारे स्टेप पे फेल कर रही थी। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि उस थ्योरी के लिए, जो कि आज की डेट में फेल कर चुकी है ना, आज की डेट में फेल कर चुकी है, उस थ्योरी के लिए सर जॉन डाल्टन को नोबेल प्राइज मिला था, है ना। अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लगता है कि सर फेल की हुई थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिल गया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए, कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। और तब आप सर जॉन डाल्टन की जगह खुद को रख के देखिए, है ना। सर साइंटिस्ट बना दिया आपने, हमको नोबेल प्राइज दिला दो, है ना, तो नोबेल भी मिल जाएगा आपको, है ना। मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान से। सर जॉन डाल्टन ने कुछ छोटी छोटी बातें की, जैसे उन्होंने कहा कि जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? एटम। क्लियर बात नहीं? ठीक है, आज की डेट में बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि एक एटम में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उस टाइम नहीं जानते थे। क्लियर हो गई बात मेरी? जैसे इन्होंने कहा कि एक ही एलिमेंट के जो सेम एटम होंगे उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, पर हम जानते हैं ये बात भी सही नहीं है, आइसोटोप्स आ गए। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो एवरी स्टेप इनकी थ्योरी फेल कर गई, है ना। बट इन्हें नोबेल प्राइज मिला। रीजन क्या? कि एक्चुअली में एटम के बारे में किसी ने साइंटिफिक बात करना शुरू किया था। बात समझ में आ रही है मेरी? एक्चुअली में किसी ने एटम के बारे में सबसे पहले साइंटिफिक बात करना शुरू किया था। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने दी थी जिससे एटम के फील्ड में, है ना, एक एटम के लिए लोग सोचने लग गए थे कि हम किस तरह के पार्टिकल से बने हैं, है ना, उनकी किस तरह की स्ट्रक्चर है, वहां पर सोचने लग गए थे लोग।
क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो सर जॉन डाल्टन की थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अच्छा, फिर फेल कैसे कर गई कि भैया डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी, है ना। अभी आप 200 साल 250 साल पहले हैं, ध्यान रखना, सर जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी, सबने नोबेल दे दिया उसको, अब वो खुश है अपनी जिंदगी में। पर अचानक से उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। कैसे आ गया? एक साइंटिस्ट थे सर जे थॉमसन, है ना। क्या नाम था? सर जे थॉमसन। उन्होंने एक एटम के अंदर और छोटे पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसको हम इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, है ना। क्या कहा मैंने कि सर जे थॉमसन ने एक एटम के अंदर एक और छोटे पार्टिकल को डिस्कवर कर दिया, है ना। अभी तक क्या सोच रहे हैं हम? अभी तक क्या सोच रहे हैं? सर जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग कि भैया एटम कैन नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है। पर एक साइंटिस्ट आया दूसरा, सर जे थॉमसन, उन्होंने कहा कि गलत बात है, एक एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, एक एटम जो नेक डाई से दिखता भी नहीं है, सर जे थॉमसन ने उसके अंदर एक और पार्टिकल डिस्कवर करके दिखा दिया विच इज इलेक्ट्रॉन। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे। देखो आसान काम नहीं था, समझ पा रहे होंगे आप खुद से कि यार एक एटम जो नेक डाई से दिखता नहीं है उसके अंदर और छोटा पार्टिकल ढूंढ दिया, है ना। तो आसान काम तो नहीं था, है ना। किया सर जे थॉमसन ने किया, ठीक है। और अकेले जे थॉमसन ने ये नहीं किया था, एक्चुअली में ये एक बहुत कलेक्टिव एफर्ट था। कलेक्टिव एफर्ट मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान था, है ना, बहुत सारे लोगों का। ठीक है सर, जैसे मैंने नाम भी लिया था उनका, फेराडे, है ना। तो फेराडे का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। क्लियर है बात मेरी? उनके कलिग्स ने भी बहुत सारा काम किया था। तो आप सबसे पहले यही हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में कि किस तरह इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। अब एज यूजुअल आसान काम नहीं है, तो सब देखते हैं मुश्किल काम था तो हुआ कैसे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक्चुअली में सर जॉन डाल्टन का जो मॉडल था वो यहीं से फेल होना शुरू हुआ था। सबसे पहले सर जे थॉमसन ने ही उसके मॉडल को फेल किया था, उसके फर्स्ट पॉइंट को फेल किया था। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। और वो एक्सपेरिमेंट आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसको, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। और वो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का। किसका? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का। ठीक है, कांच की ट्यूब होती है, पढ़ेंगे कैसी होती है, कैसी दिखती है ना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि सर जे थॉमसन ने क्या किया, सर जे थॉमसन ने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली। किस तरह की ट्यूब होती है? कुछ इस तरह की कांच की ट्यूब होती है, ठीक है। मैं थोड़ा उसको यहां बना दूं, है ना। कुछ इस तरह की ट्यूब होती है कांच की, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को बनाते हुए उन्होंने इसके एक तरफ मेटल रोड लगाया नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, नेगेटिव रोड लगाया, और इस तरफ उन्होंने एक पॉजिटिव रोड लगाया, ठीक है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ठीक है। ये कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। नेगेटिव रोड को हम आज की डेट में क्या कहते हैं? कैथोड। उस टाइम भी कैथोड ही कहते थे, ठीक है। और जो पॉजिटिव रोड है उसको हम क्या कहते थे? एनोड। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को बहुत हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, बहुत हाई वोल्टेज से, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज था यहाँ पर, ठीक है। और किताबें लिख देती हैं कि ये वोल्टेज कितना था? ऑलमोस्ट 10,000, ठीक है। ये वैल्यू वेरी कर सकती है, मैंने कल भी आपको बताया था। कुछ बुक्स में वैल्यू हो सकता है 10⁵ हो, कुछ बुक्स में हो सकता है 10⁵ हो। आपको क्या ध्यान रखना है कि वोल्टेज कैसा था? हाई, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज था, ठीक है। एक तरफ लिया नेगेटिव टर्मिनल, एक तरफ लिया पॉजिटिव टर्मिनल, इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, साथ साथ इन्होंने इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगाया, है ना। अब वैक्यूम पंप क्या काम आता है? सर वैक्यूम क्रिएट करने के काम आता है, ठीक है। अरे भाई क्या काम आता है वैक्यूम पंप? सर वैक्यूम क्रिएट करने के काम आएगा। क्लियर हो गई बात मेरी? वैक्यूम क्रिएट करने के मतलब एयर को सक करके बाहर निकालेगा। इस ट्यूब के अंदर कुछ एयर होगी ना, उस एयर को, उस गैस को, जो भी गैस यहाँ पर प्रेजेंट होगी, उस गैस को सक करके बाहर कौन निकालेगा? वैक्यूम पंप।
क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इतनी बात हमने कर ली। जब यहां पर एक छोटी सी बात और रह गई, इसमें एक छोटी सी बात और रह गई, सॉरी, कि ये जो एनोड है इसके पीछे इन्होंने एक लेयर और लगाई थी। लेयर किसकी? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की। किसकी? फ्लोरोसेंट मटेरियल की। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होती है? बताया था मैंने आपको कि जिन पर कोई पार्टिकल आकर पड़े तो एक चमक प्रोड्यूस हो, है ना। इनको ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल। आपको याद है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड ने अल्फा रेज जब मारी थी, है ना, वो गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उसने पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता था। वो एक कैसा मटेरियल था? फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो मान लेते हैं यहां भी किसकी लेयर लगाई? जिंक सल्फाइड की। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई पार्टिकल आकर टकराएगा किससे? इस दीवार से, है ना, जहां पर क्या लगा हुआ है? जिंक सल्फाइड की लेयर, तो एक चमक प्रोड्यूस होगी और हमें पता लग जाएगा कि कुछ आकर टकराया है। क्लियर होता है एकदम? ठीक है। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो आगे बात को ध्यान से। क्या किया हुआ है? कैथोड लगाया, एनोड लगाया, एक तरफ जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी, वैक्यूम पंप लगा दिया, है ना, एयर को निकालने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। और इसकी वजह से यहाँ पर जो एयर का प्रेशर था वो बहुत लो हो गया, है ना। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो एयर प्रेशर था वो कितना था? 0.001 mmHg। अब ये वैल्यू भी वेरी कर सकती है, तो आपको ध्यान रखना है वेरी लो एयर प्रेशर। ठीक है। जो गैस का प्रेशर था ना बेटा इस नली में, वो बहुत ज्यादा कम था। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप था। अच्छा अब जब जे थॉमसन ने इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में इतने वोल्टेज का करंट फ्लो कराया, है ना, तो उसे कुछ चीजें देखने को मिली। क्या? कि उसने देखा कि यहां से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, यहां से, ठीक है, और ये पार्टिकल्स कहां जाकर टकराते हैं? यहां पर। कैसे टकराए? यहां पर छोटे छोटे होल करके रखे थे उसने एनोड पर उसने छोटे छोटे होल करके रखे थे। आप लोगों को मैंने बताया था इस एनोड को हम क्या कहते हैं? परफोरेटेड एनोड। क्या कहते हैं? परफोरेटेड एनोड। फिर से सुनो, उसने जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उसने पाया कि यहां पर चमक प्रोड्यूस हो रही है बार बार, है ना। और उसने क्या अंदाजा लगाया, क्या आइडिया लगाया कि कुछ पार्टिकल्स जो किस तरफ से आ रही है, या कुछ रेज हैं जो किस तरफ से आ रही है? इस तरफ से। क्लियर है बात मेरी? या कहूं नेगेटिव चार्ज टर्मिनल की तरफ से। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। और सिंस ये इस तरफ से आ रही थी, कैथोड की तरफ से आ रही थी, तो इन रेज को सर जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? कैथोड रेज। क्लियर है बात मेरी? हमने कल इसके बारे में और डिटेल में बात की थी, मैं भी आपको बता दे रहा हूं ऊपर से कि हुआ क्या था। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर कैथोड से कुछ रेज निकली। क्लियर है बात मेरी? एनोड की तरफ कैसे पता लगा कि यहाँ जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई थी, उस पर चमक प्रोड्यूस होने लगी। और इन रेज को सिंस ये कैथोड से निकली थी, सर जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? कैथोड रेज। बोलो क्लियर है बात मेरी? ठीक है। तो यहां हम एक टाइप की रेस पर पहुंच गए जिन्हें हम कह रहे हैं कैथोड रेस। ये कैथोड रेस इनविजिबल रेस थी। कैसी थी? इनविजिबल। अब सर इनविजिबल थी तो वापस वही सवाल कि पता कैसे लगा कि कोई रेज आ रही है? अरे मैंने क्या कहा, यहां पर चमक प्रोड्यूस होगी। क्लियर है बात मेरी? जब कोई चीज यहां टकराएगी तो यहाँ चमक प्रोड्यूस होगी। और बहुत सीधी सी बात है कि यहां पर कुछ टकराएगा तो वो यहीं से आया होगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। तो इनविजिबल रेस पता लगी कि इनविजिबल रेस कुछ आ रही है, उन रेस को सर जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? कैथोड रेस। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, फिर से सुन लो, ये कैथोड रेस की बात हो रही है। कैथोड की तरफ से कुछ रेस निकल रही है, उसको हमने क्या नाम दिया? कैथोड रेस। क्लियर है बात मेरी? अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ले कैथोड रेस की। यानी कि देखो एक एक्सपेरिमेंट किया है ना, एक सेटअप लगाया, एक एक्सपेरिमेंट किया है। अब उसके जो ऑब्जर्वेशंस है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि हम प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। किसकी? कैथोड रेस की। ठीक है। ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, ये सब हो रहा है, ये सब हम होता देख रहे हैं, है ना, अपनी आंखों से। क्लियर हो रही बात मेरी? एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट्स की रिजल्ट्स को लिखने जा रहा है। क्या क्या रिजल्ट निकले? सबसे पहली बात कि जो कैथोड रेस जिनको हम कह रहे हैं
हमने पाया कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। क्या कहा मैंने कि कैथोड रेज जो निकल रही है ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ये तो बहुत छोटी सी बात बताइए। इन स्ट्रेट लाइन कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पहली बात। अच्छा, सेकेंड बात ये चीज ऑब्जर्व की हमने कि यहां से जो रेज निकली वो कैसी थी, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। अच्छा, सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहां से निकली है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से। अरे कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। कहां जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब नेगेटिव से जा रही पॉजिटिव, तो ये खुद कैसी चार्ज होंगी, ये जो रेज होंगी नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं पॉजिटिव अट्रैक्ट यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। अब पॉजिटिव की तरफ कुछ आ रहा, नेगेटिव से निकल रहा, सही बात है, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यही कहा गया, सेकंड थिंग कही गई कि दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज। क्लियर हो गई बात मेरी? दीज रेज आर नेगेटिव चार्ज रेज। क्लियर इतना? अच्छा, थर्ड थिंग इनके बारे में, तीसरी बात इनके बारे में कि क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और बढ़ाया गया। उन्होंने क्या किया, रास्ते में यहाँ पे छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिए, है ना, जैसे साइकिल के पहिए होते हैं ना आपके, साइकिल के पहिए, है ना, उसी तरह के पैडल व्हील रख दिए। अब इतने बड़े तो नहीं, पर छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से माइक्रोमीटर्स के पैडल व्हील रख दिए। इन्होंने देखा कि ये पैडल व्हील जैसे हम वोल्टेज लगाते हैं तो कैथोड रेज निकलेगी, और उनके निकलते ही पैडल व्हील घूमने लगते हैं, है ना, ये पैडल व्हील घूमने लगे थे। अब ये कब घूम सकते हैं, जब ये कैथोड रेज इन्हें कुछ एनर्जी दे, है ना। वो कैथोड रेज एनर्जी कब देगी, जब कैथोड रेज के पास खुद के पास कुछ एनर्जी होगी। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? कैथोड रेज के पास खुद के पास कुछ एनर्जी होगी। तो ऐसा कहा गया कि जो कैथोड रेज है इसके पास कुछ एनर्जी होती है। अब सिंस ये मूव कर रही, मूवमेंट इनमें हो रहा, तो मूवमेंट की जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये कंक्लूजन निकला कि कैथोड रेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते ही हैं आप लोग, क्या होता है सर, हाफ mv²। बोलो हाँ या ना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी केवल उन ही मैटर में हो सकती है, उसी मैटर में हो सकती है जिसके पास कुछ मास हो। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी केवल तभी पॉसिबल है जब किसी के पास कोई मास हो। अगर मास किसी का हो 0 तो क्या उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी? सर सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्लियर है बात मेरी? सब कुछ 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात मेरी? तो इससे ये कंक्लूजन निकला, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इससे ये कंक्लूजन निकला कि भाई जो कैथोड रेज आपकी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, पार्टिकल से बनी है, तभी तो इनके पास मास होगा। क्लियर हो गई बात मेरी? अरे मास होता किसके पास है? पार्टिकल्स के पास, वेव्स के पास। अगर मैं केवल वेव्स की बात करूं तो वेव्स पे मास हो, ऐसा किसने कहा आपसे? ऐसा तो नहीं होता। क्लियर हो रही है बात मेरी? जैसे लाइट है, लाइट रेज केवल वेव्स होती है ना, उनके पास कोई मास नहीं होता, मास होता है पार्टिकल के पास। क्लियर हो गई बात मेरी? तो सिंस इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब कुछ मास होगा, और मास होगा मतलब ये रेज या वेव्स किससे बनी है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। अच्छा, पार्टिकल से बनी है, बहुत बढ़िया। पांचवी बात क्या किया गया, इसके रास्ते में इलेक्ट्रिकल प्लेट लगा दी गई, है ना, चार्ज प्लेट लगा दी गई। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट बड़ी सी और एक तरफ नेगेटिव प्लेट। अब क्या हो रहा था कि ये रेज सीधी जा रही थी, पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ इन्होंने कुछ इंटरेक्शन फील किया और कहां मुड़ गई? इन पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील किया। मतलब यहां से भी ये पता लगता है कि ये कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई। क्लियर होती है बात मेरी? यहां से दो बातें क्लियर हुई। फर्स्ट चीज कि कैथोड रेज डिफ्लेक्शन शो करती है कब? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर। अरे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहां से एक बात क्लियर होती है कि दे शो
डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। और किस तरह के पोल की तरफ ये मुड़ी, एक तरफ पॉजिटिव पोल, एक तरफ नेगेटिव पोल, तो किस तरफ के पोल की तरफ ये मुड़ी है, पॉजिटिव पोल की तरफ। तो यहां से ये बात दोबारा क्लियर हुई, खैर यही क्लियर हो गई थी, लेकिन यहां प्रूफ हो गई पूरी तरह से कि कैथोड रेज कैसी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात मेरी, ठीक है। फिर एक और बात की गई, क्या कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है ना, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब आपने पढ़ा है 10th क्लास में, देखो सुनो मेरी बात सुनो, जिस भी पार्टिकल के पास चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन फील करेगा, डिफ्लेक्शन फील करेगा, जानते हो आप ये बात। अरे भाई चार्ज का पढ़ते हो ना, द रेट ऑफ फ्लोइंग करंट, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, एक्चुअली द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, यही पढ़ते हो आप। तो जहां भी इलेक्ट्रिक करंट की या इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करते हो तो वहां चार्ज की बात होती है। अब सिंस ये चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्शन शो कर रहा। फिर हमने ये भी पढ़ा था लास्ट 10th क्लास में कि जो भी कुछ चार्ज कंटेन करके रखा है, यानी कि जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। पढ़ी हुई चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि जब हम यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से पोल्स लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो ये कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई बात मेरी, यानी कि मैं लिख सकता हूं दे आल्सो शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में हमने क्या किया, एक और चीज देखी, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका, कि इसके रास्ते में भारी भारी मेटल शीट लगा दी, या ऐसा कह दो कि भारी भारी मेटल शीट ली गई, ठीक है, और उन पर कैथोड रेज को मारना शुरू किया। और जब कैथोड रेज को मारना शुरू किया तो एक और तरह की रेज, हाईली एनर्जेटिक रेज प्रोड्यूस हुई, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स रेज। क्या कहते हैं, एक्स रेज। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि दे प्रोड्यूस एक्स रेज। क्लियर है बात मेरी, दे प्रोड्यूस एक्स रेज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके बारे में, अबाउट कैथोड रेज के बारे में। फिर से देख लो कि कैथोड रेज ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, है ना, नेगेटिवली चार्ज रेज होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है तो डेफिनेटली पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और साथ साथ हमने कहा कि दे शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, है ना, उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पर भी इफेक्ट होगा। क्लियर होती है बात नहीं। तो ये बातें थी किसके बारे में, कैथोड रेज के बारे में। क्लियर हो गई बात मेरी। अच्छा, फिर जे थॉमसन ने एक काम और किया, अब ध्यान से सुनना आगे की बात, ये मैंने आपको कल नहीं बताया था, है ना, आगे की बात ध्यान से सुनना। और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ना, उस चीज के लिए ज्यादा फेमस थे सर जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट किस तरह किए, ये इन्होंने जो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें जो गैस भरी हुई थी बहुत लो प्रेशर पर, उसको चेंज किया, ठीक है। जो कैथोड एनोड की प्लेट थी, है ना, जिस मेटल की वो थी, उन मेटल्स को चेंज किया। क्लियर हो गई बात मेरी। कभी दोनों को चेंज किया, मतलब कभी गैस को चेंज किया, कभी मेटल रोड को चेंज किया, कभी दोनों को चेंज किया, ठीक है। और इनको चेंज करके, सबको चेंज करके, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये जो पार्टिकल था, अब मुझे नहीं पता ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो भी पार्टिकल था जिनसे कैथोड रेज मिलकर बनी थी, उस पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास रेशियो कैलकुलेट किया। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जो मेटल रोड्स थी, उन सबको चेंज कर करके देखा, और चेंज कर करके देखा, अब पार्टिकल है तो इसका कुछ मास होगा, कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, कुछ चार्ज भी होगा, ठीक है, चार्ज तो है, ऑब्वियस बात है, नेगेटिव चार्ज है। तो अलग अलग गैसेस रखने पर, अलग अलग मेटल रोड रखने पर, इन्होंने कैथोड रेज के पार्टिकल्स का चार्ज अपॉन मास रेशियो चेक किया, तो ये चार्ज अपॉन मास रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आया, ये चेंज ही नहीं हुआ।
क्लियर हो गई बात मेरी? ये किसके इक्वल आया? 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलाम पर केजी, है ना। अब ये क्या है? चार्ज अपॉन मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किससे लिखते हैं हम? ई से, और इलेक्ट्रॉन का मास आज हम जानते हैं, है ना। अरे भाई वो कैथोड रेस किस पार्टिकल से मिलकर बनी है? इलेक्ट्रॉन से, आज हम जानते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि उसके चार्ज और उसके मास का रेशियो निकाला। वो रेशियो अलग अलग गैसेस, अलग अलग मेटल रो, ये दोनों अलग अलग कर दो, है ना। सबके साथ वो रेशियो हमेशा कैसा आ रहा था? कांस्टेंट। और वो किसके इक्वल आ रहा था? 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलाम पर केजी। अब कई किताबें लिख देती है इसको -1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलाम पर केजी। इसका रीजन कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो कहते हैं कि वैल्यू किस में आनी चाहिए? नेगेटिव में आनी चाहिए। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है। तो फिर से सुने, चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला किसने? सर जे थॉमसन ने, है ना। और वो कितना आया? इतना। हमेशा आप कुछ भी कर लीजिए कैथोड रेस के साथ, उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो हमेशा कैसा आएगा? इतना। क्लियर है बात मेरी? साथ में प्रॉपर्टीज भी देखी गई, है ना। मैं लिख देता हूं पूरी बात। ऑन चेंजिंग द गैस एंड इलेक्ट्रोड मटेरियल दी E by M, यानी कि चार्ज अपॉन मास रेशियो, एज वेल एज प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी किसकी? ऑफ कैथोड रेज रिमेन्स सेम। अब यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो आप दिमाग लगा के कि सर आप कोई भी मटेरियल ले लो, ठीक है, आप कोई भी गैस ले लो, ध्यान से सुनना, उनमें जो कैथोड रेज होंगी वो सेम तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी, यानी कि वो पार्टिकल सब में प्रेजेंट है। जितने भी इलेक्ट्रोड मटेरियल ये सबसे निकल रही थी तो सब में प्रेजेंट है, और उन पार्टिकल्स को, उन फंडामेंटल पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात मेरी? तो जहां डिस्कवरी हुई थी किसकी? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है भाई, वापस से सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्या यहां से सवाल पूछा जा सकता है? मैं बताता हूं किस तरह का सवाल आ सकता है ना। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि सर जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रोड थे ना, उनको चेंज किया, गैस को चेंज किया, करता गया, कभी दोनों को चेंज किया। अब चेंज करने पर क्या हुआ? उन्होंने E by M रेशियो निकाला, प्रॉपर्टीज निकाली, वो सेम ही है। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, कैथोड रेज एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है। मतलब एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो सब तरह के मैटर को बना रहा। क्लियर हो गई बात मेरी? उसे हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? उस पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये जो कैथोड रेज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये गैस के नेचर पर डिपेंड करती है? नहीं करती। क्या ये करती है क्या? अरे नहीं करती ना, गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये तो होंगी कैथोड रेज तो होंगी, या इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? क्या आपसे पूछ ले इलेक्ट्रोड मटेरियल पर डिपेंड करती है? नहीं करती। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। तो बहुत ही इजी सी बात है, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। ये एक फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात मेरी? यानी कि कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज बाय मास रेशियो कितना होगा? 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलाम पर केजी। क्लियर इतना? ठीक है, आपको याद रखनी है ये वैल्यू। अच्छा, फिर एक साइंटिस्ट थे मिलिकन, क्या नाम था उनका? मिलिकन। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है ना। इसको हम अभी समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें मैग्नेटिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, बाद में। अभी ऊपर से बता दे रहा हूँ, है ना, टाइम ज्यादा हो गया। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम क्या नाम देते हैं? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलिकन ने इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया, और चार्ज कितना आया? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। क्या कहा मैंने? कि मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने
चार्ज कैलकुलेट किया, किसका? इलेक्ट्रॉन का, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का, और कितना निकल के आया? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब सुनो, आपके पास चार्ज अपॉन मास रेशियो है ना, आपके पास चार्ज है तो आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन का। हमने इससे मास कैलकुलेट किया, किसका? इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये डेटा आपको याद रखना है। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, फिर से सुन लो। इन्होंने, सुनो, सर जे थॉमसन ने डायरेक्ट E बाय M रेशियो एक्सपेरिमेंट से गेन किया था, एक्सपेरिमेंट से निकाला था, है ना। हमें इसमें नहीं घुसना कि किस तरह से उसने निकाला था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। इतना याद रखना है कि जे थॉमसन ने सीधा E बाय M रेशियो निकाला था, है ना। मतलब देखो, सुनो, आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज नहीं पता, आपको मास नहीं पता, फिर भी आप उसका चार्ज बाय मास रेशियो निकाल सकते हो, है ना। इतना ध्यान रखो, ठीक है। कितना निकाला था उन्होंने? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, फिर इसके बाद जो मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ना है हमें, है ना। उससे चार्ज निकला कितना इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसके आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन का मास भी हमने कैलकुलेट किया, और मास कितना आया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये पूरी डिटेल थी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। हम अपने पहले फंडामेंटल पार्टिकल को जान गए थे, यहां पर किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है बात मेरी? और यहां से एक्चुअली में फेल होना शुरू हुआ था सर जॉन डाल्टन का मॉडल। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, फिर और बहुत सारी चीजें हमें इसके बारे में डिस्कस करनी है। जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी का आइडिया कहां से आया? मेंटोस खाई थी सर उन्होंने, है ना। आइडिया कहां से आया प्रोटॉन की डिस्कवरी का? क्या कोई क्लू मिल रहा है यहां से? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है सर। हमें पता था, डाल्टन ने भी कहा था, पहले से पता था कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है ना। आई एम रियली सॉरी, एक एटम न्यूट्रल होता है ना। आई एम रियली सॉरी, एक एटम न्यूट्रल होता है, हम सब जानते हैं आज की डेट में, पहले भी जानते थे ये बात। अब आपने ढूंढा एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक एटम के अंदर, लेकिन आप कह रहे हो, सुनो ध्यान से, क्या बात है, सुनो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि मान लीजिए एक एटम है। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, क्या कहते आ रहे थे? एक एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब सब जानते हैं इस बात को, हाँ भाई एटम न्यूट्रल होता है, एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ था कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट अचानक से एक साइंटिस्ट आया, उसने सबकी जिंदगी में हाहाकार मचा दिया। कैसे? उसने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ढूंढ दिया, किसके अंदर? एक एटम के अंदर। तो ये एटम न्यूट्रल कैसे रहा? तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि डेफिनेटली इस एटम के अंदर और पार्टिकल होने चाहिए, और उनका चार्ज कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बहुत ऑब्वियस सी बात है, तभी तो ये दोबारा से हम कह पाएंगे कि न्यूट्रल है। क्लियर हो गई बात मेरी? भाई एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया, तो फंस गई ना बात, है ना। आप कह रहे हो कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल, बट इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, तो ये तो दोगली बात हो गई। ठीक है, फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ये हो सकता है न्यूट्रल, और कब हो सकता है? जब इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी हो। और यहीं से कहना चाहिए मुझे प्रोत्साहन मिला किसकी डिस्कवरी को? प्रोटॉन्स की डिस्कवरी को। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि प्रोटॉन्स किस तरह डिस्कवर हुए। ठीक है, डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में भी, है ना। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लें, पढ़ाई करें, रिवाइज करें नोट्स को, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।